नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है यूनिक में। ये यूपीएससी का हिंदी क्विज का 17वां लेक्चर है। 10 क्वेश्चन पर डे, करंट अफेयर और स्टैटिस्टिक्स का। तारीख है नवंबर 4, 2020। पहला प्रश्न लेते हैं। विविध जूट बैगों में 100% खाद्यान्नों की अनिवार्य पैकेजिंग के संबंध में सरकार द्वारा लिया गया हालिया निर्णय को वैधानिक समर्थन प्राप्त है। बिल्कुल प्राप्त है। भारत में उत्तर पूर्वी राज्यों में पहाड़ी भूभाग के कारण जूट नहीं उगाया जाता है, ये गलत है। भारत में सरकार कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा करता है, बिल्कुल करते हैं। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? सी। जूट पैकेजिंग सामग्री अधिनियम 1987 के तहत अनिवार्य पैकेजिंग मानदंडों के दायरे को विस्तार करता है। कौन कौन से राज्य हैं जहां उत्पादन होता है? पश्चिम बंगाल, ओडिशा, असम, मेघालय, त्रिपुरा और आंध्र प्रदेश। पूर्वोत्तर से कौन कौन से देश हैं? ये असम, मेघालय, त्रिपुरा। भारत में सरकार कच्चे जूट के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य एमएसपी की घोषणा करता है। अगला प्रश्न। यूएसए और भारत के बीच हस्ताक्षरित 4 समझौते हैं, उनका कालक्रम पता करना है। जिसोमिया जो है वो 2002 में, कामाकासा 2018, लिमोवा 2016, बेका तो अभी हुआ हाल में। तो इसका आंसर होगा बी। 2+2 संवाद के तीसरे संस्करण के दौरान बेसिक एक्सचेंज एंड कोऑपरेशन एग्रीमेंट बेका पर हस्ताक्षर किया गया। 2+2 संवाद क्या है? इसमें 2 मंत्री भारत के, एक विदेश मंत्री और दूसरा रक्षा मंत्री, अन्य देश के किसी विदेश मंत्री और रक्षा मंत्री के साथ जब संवाद करते हैं तो 2+2 संवाद होता है। इसमें एक और स्तर की बात है, जब सचिव स्तर की बातें होती हैं तो उसमें भी 2+2 वार्ता है। विदेश सचिव और रक्षा सचिव दोनों ओर के संवाद करते हैं। तो सचिव स्तर की जो 2+2 वार्ता है वो ऑस्ट्रेलिया के साथ है, जबकि 2+2 की वार्ता जापान और यूएसए के साथ में है। ये क्वाड के रूप में तैयार हुआ। बहरहाल बेका पर किए गए हस्ताक्षर दोनों देशों के बीच 4 प्रमुख संधियों के अंतिम रूप प्रदान करता है, जिन्हें रणनीतिक संबंधों के विस्तार करने के लिए महत्वपूर्ण माना गया। 2002 में जिसोमिया पर हस्ताक्षर किया गया। जिसोमिया भारत के साथ साझा की गई महत्वपूर्ण सूचनाओं की सुरक्षा के लिए सुरक्षा मानकों को सुनिश्चित करने के लिए विशिष्ट उपाय करता है। लिमोवा 2016 में हस्ताक्षर किए गए। यह समझौता भारत एवं अमेरिकी सेनाओं के बीच एक दूसरे की सैन्य सुविधाओं तक पहुंच को आसान बनाता है। एक सेकेंड। लेकिन यह इससे स्वचालित एवं अनिवार्य नहीं बनाता है। लिमोवा जो है वो अनिवार्य नहीं है, ये बात याद रखिए। अब कामाकासा जो 2018 में किया गया था, एक समझौता है जो दोनों देशों की सेनाओं के बीच पारस्परिकता को बढ़ावा देता है और अमेरिका से भारत के लिए उच्च प्रौद्योगिकी की खरीद की सुविधा प्रदान करता है। जो हथियार पहले नहीं भारत के लिए बेचता था अमेरिका, वो इस समझौते के तहत वो बेच सकेगा। अगला प्रश्न बेका के बारे में, जो अभी हाल ही में हस्ताक्षर किया गया है, उससे भारत को क्या क्या लाभ होंगे? अमेरिकी भूस्थानिक आसूचना तक पहुंच होगी, बिल्कुल होगी। जीपीएस का उपयोग कर सकेगा, बिल्कुल कर सकेंगे। उच्च स्तर के प्राकृतिक आपदाओं पर प्रतिक्रिया करने में, बिल्कुल। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। नेविगेशन, विमानों की उड़ान, युद्धों और लक्ष्यीकरण के अलावा प्राकृतिक आपदाओं की प्रतिक्रिया के लिए भूस्थानिक जानकारी प्रदान करेगा। बेका भारतीय सैन्य प्रणालियों को उच्च गुणवत्ता वाले जीपीएस प्रदान करेगा, जो दुश्मन मिसाइलों को सटीक रूप से लक्षित करने के लिए वास्तविक समय आधारित मिसाइल का संचालन करने में सहयोग करेगा। अगला प्रश्न 2019 के एफडीआई से संबंधित है। सिंगापुर एफडीआई का शीर्ष
स्रोत बना रहा और इसके बाद मॉरिशस का स्थान रहा। बिल्कुल है, पहले स्थान पर सिंगापुर था। कुछ समय पहले तक तो मॉरिशस ही था पहले स्थान पर, लेकिन उसको पिछाड़ते हुए सिंगापुर पहले स्थान पर आया। सेवा क्षेत्र में 2019-20 के दौरान अधिकतम विदेशी निवेश प्राप्त हुआ। बिल्कुल प्राप्त हुआ है। भारत में ग्रीनफील्ड निवेश विश्व की तुलना में अधिक प्रभावी है, नहीं ब्राउन फील्ड है। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा? ए। ये जो आंकड़े हैं वो DPIIT के हैं, जो 2019-20 के लिए अधिकतम विदेशी प्रवाह को आकर्षित करने वाले क्षेत्रों में सेवा 7.85, कंप्यूटर सॉफ्टवेयर और हार्डवेयर 7.67। भारत में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश एक वर्ष पूर्व के 44.36 बिलियन डॉलर स्तर से वित्त वर्ष 2020 में 13% बढ़कर 49.97 बिलियन डॉलर हो गया है। सिंगापुर 14.67 बिलियन डॉलर के साथ पहले स्थान पर, जबकि मॉरिशस 8.24 बिलियन डॉलर के साथ दूसरे स्थान पर। महाराष्ट्र राज्य जो है जो सबसे ज़्यादा FDI प्राप्त करता है, उसके बाद में दिल्ली, कर्नाटक और दिल्ली आता है। अगला प्रश्न लेते हैं, एक सेकेंड। भारत में ब्राउन फील्ड निवेश विश्व की तुलना में अधिक प्रभावी है। और ब्राउन फील्ड किसे कहते हैं? जब निवेश विलय और अधिग्रहण के रूप में हो तो उसे ब्राउन फील्ड निवेश कहते हैं। तो अगला प्रश्न लेते हैं सुपर कंप्यूटिंग के बारे में। इससे कौन सी महत्वपूर्ण भूमिकाएं निभाई जा सकती हैं? क्वांटम यांत्रिकी, बिल्कुल। मौसम पूर्वानुमान, जी। तेल और गैस अन्वेषण, बिल्कुल। जीनोमिक्स, बिल्कुल। दवा की खोज, बिल्कुल। आंसर इसका क्या होगा? सी होगा। ये पूरा दिया हुआ है। अगला प्रश्न लेते हैं। मूल अधिकारों का उल्लंघन करने के लिए न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है निम्नलिखित में से कौन कौन से, और इन्हें शून्य भी घोषित किया जा सकता है? संवैधानिक संशोधन, बिल्कुल है। संसद द्वारा अधिनियमित अस्थायी कानून, बिल्कुल। राष्ट्रपति द्वारा जारी किया गया अध्यादेश, वैधानिक उपकरण जैसे उपनियम, नियम, विनियमन या अधिसूचना, बिल्कुल। आंसर इसका डी होगा। न केवल एक कानून बल्कि निम्नलिखित में से किसी को भी एक मूल अधिकार के उल्लंघन के रूप में न्यायालय में चुनौती दी जा सकती है और इन्हें शून्य घोषित किया जा सकता है। कौन कौन से हैं? संसद या राज्य विधान द्वारा अधिनियमित अस्थायी कानून, राष्ट्रपति या राज्य के राज्यपाल द्वारा जारी किया गया अस्थायी कानून जैसे अध्यादेश, आदेश, उपकानून, नियम, विनियमन या अधिसूचना जैसे अप्रत्यायोजित कानून, कार्यकारी कानून के प्राकृतिक के वैधानिक उपकरण, कानून के गैर विधायी स्रोत अर्थात कानून का बल रखने वाले परिपाटी या अधिसूचना। केशवानंद भारती मामले 1973 में सर्वोच्च न्यायालय ने कहा था कि संवैधानिक संशोधन मूल अधिकार के उल्लंघन के आधार पर चुनौती दी जा सकती है, जो कि संविधान के मूल ढांचे का भाग है और इसलिए इसे शून्य घोषित किया जा सकता है। अगला प्रश्न, 42वें संविधान संशोधन अधिनियम 1946, माफ कीजिएगा 1976 किन विषयों को राज्य सूची से समवर्ती सूची में स्थानांतरित किया गया? शिक्षा, वन्यजीवों और पक्षियों का संरक्षण, आर्थिक और सामाजिक नियोजन, ये गलत है, और न्याय का प्रशासन, ये सही है। इसका आंसर 1, 2, 4 होगा। 7वां का सी होगा। ये 4 विषय को डाला गया था। शिक्षा था, वन, वजन एवं माप, वन्यजीव और पक्षियों का संरक्षण एवं न्याय का प्रशासन, ये तो 5 हो गया। सर्वोच्च न्यायालय और उच्च न्यायालयों को छोड़कर सभी न्यायालयों का गठन और संगठन भी। अगला प्रश्न, भाग 4 मूल अधिकार, ये गलत है, 3 होगा। भाग 5 राज्य, नहीं, ये केंद्र के लिए है, 6ठा राज्य के लिए है। भाग 9 संघ और राज्यों के संबंध, हाँ ये सही है, तीसरा। आंसर इसका बी होगा। मूल अधिकार यहाँ है।
चौथा नीति निर्देशक तत्व, पांचवा संघ, छठा राज्य और नौवां जो है संघ और राज्यों के बीच संबंध। अगला प्रश्न, राज्यसभा भारतीय संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों दोनों का प्रतिनिधित्व करता है। बिल्कुल करता है। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधियों का राज्य विधानसभा और परिषदों के सदस्यों द्वारा चयन किया जाता है। ये गलत है, विधानसभा के द्वारा किया जाता है। इसका आंसर ए हो जाएगा। राज्यसभा में राज्यों के प्रतिनिधित्व का चुनाव राज्य विधानसभा के निर्वाचित सदस्यों द्वारा किया जाता है। इसका चुनाव अनुपातिक प्रणाली के एकल संक्रमणीय मत पद्धति द्वारा होता है। राज्यसभा उच्च सदन और लोकसभा निम्न सदन है। राज्यसभा भारतीय संघ के राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों का प्रतिनिधित्व करती है, जबकि लोकसभा समग्र रूप से भारत के लोगों का प्रतिनिधित्व करती है। आज का आखिरी प्रश्न लेते हैं। यदि कोई व्यक्ति स्वेच्छा से किसी विदेशी राज्य की नागरिकता प्राप्त कर लेता है तो वह भारत का नागरिक नहीं होगा। बिल्कुल नहीं होगा। तो ये पहला सही है। पुरुषों और महिलाओं के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन मूल अधिकारों के प्रावधानों में से एक है। ये गलत है। संविधान सभा के राज्यों की समिति राज्यों के साथ वार्ता के लिए समिति की अध्यक्षता जवाहरलाल नेहरू ने की थी। बिल्कुल। तो इसका आंसर ए हो जाएगा। पुरुषों और महिलाओं के लिए एक सेकेंड के लिए समान कार्य के लिए समान वेतन डीपीएसपी संविधान के भाग 4 में दर्ज किया गया। तो आज का डिस्कशन यहीं पर समाप्त करते हैं। धन्यवाद।